12 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज क्या ऐसे ही मिल जाएगा? बिना नॉर्सेट को समझे नॉर्सेट क्रैक कर लोगे? गिरगिट रंग कम बदलता है लेकिन ये नॉर्सेट ज्यादा बदलता है, लेकिन इसके रंग को पहचानना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर तुमने ये कर लिया तो फिर सिर्फ नॉर्सेट क्रैक ही नहीं कर पाओगे बल्कि बहुत अच्छी रैंक भी ले आओगे। 10 सब्जेक्ट्स नर्सिंग के और 3-4 सब्जेक्ट्स नॉन नर्सिंग के पूछे जाते हैं, लेकिन सवाल ये है क्या सबको पढ़ना जरूरी है और कितना? कौन से सब्जेक्ट को कितना पढ़ें कि तुम नॉर्सेट जीत जाओ? प्री के लिए किस सब्जेक्ट को पढ़ें कि क्वालिफाई हो जाए? और फिर बात आती है मेंस की कि वो कैसे क्रैक होगा। हम नॉर्सेट क्रैक कर चुके हैं और बहुत सारे टॉपर्स भी कर चुके हैं और अब बारी तुम्हारी। लेकिन बेटा आसानी से ये सीट नहीं मिलती, जो नॉर्सेट को समझेगा वो ही जीतेगा। सब कुछ पढ़ने से बेहतर है कुछ चीज़ों को अच्छे से पढ़ा जाए। सीरियस हो और इस बार सिलेक्शन लेना ही है तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से समझना। नॉर्सेट के अंदर 2 लेवल्स रहते हैं, प्री एंड मेंस। नॉर्सेट प्री में कितने क्वेश्चन रहते हैं, कितना टाइम मिलता है, यानी पूरा पैटर्न आप लोगों को ऑलरेडी पता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। नॉर्सेट मेंस के अंदर आपको कितना टाइम मिलता है, कितने क्वेश्चंस हैं, यानी पैटर्न ऑलरेडी हम लोगों को क्लियर है। लेकिन आज तक बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि प्रीलिम्स और मेंस कराने का रीज़न क्या है, क्यों 2 अलग अलग एग्जाम्स लिए जा रहे हैं, इतना बड़ा मेहनत की जा रही है, 2-2 बार स्टेज किया जा रहा है। कुछ ना कुछ तो इसके पीछे रीज़न होगा। और क्या दोनों के अंदर डिफरेंस रहता है? प्री के अंदर किस टाइप की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, मेंस में किस टाइप का पूछा जाएगा और कब आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, मेन ये डिफरेंस ज़रूरी है। और जब आप ये डिफरेंस समझ जाओगे तो फिर सब्जेक्ट वेटेज या फिर इंपॉर्टेंस को समझना भी आसान होगा। अब समझ लेते हैं पूरा गणित कि प्री के अंदर किस टाइप की चीज़ें रहती हैं और मेंस दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस रहता है। नॉर्सेट प्रीलिम्स का मतलब है एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम, यानी इसमें लाखों बच्चे रहते हैं जो नॉर्सेट के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें से हज़ारों स्टूडेंट्स को छांटना, वो बच्चे जिनके कंसेप्ट्स कुछ बेस नर्सिंग का स्ट्रॉन्ग है, जो सच में नर्सिंग की है और उसी से बिलोंग करते हैं और जिनको कुछ ना कुछ बेसिक आइडिया है कि वो नॉर्सेट क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी आपके फैक्ट्स को इसमें, आपकी बेसिक नॉलेज को इसमें चेक किया जाता है और उसके बाद ही आप पहुंचते हैं मेंस में। वहां मेन डिटेल में चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, सिनेरियोज आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों के डाउट रहता है कि एग्जैक्टली क्या है। तो अगर हम वर्ड टू वर्ड और एग्जैक्ट समझे तो प्रीलिम्स के अंदर बहुत सारा वास्ट सिलेबस आपके पास है। जैसे मैंने शुरू में बताया 10 नर्सिंग है, उसके अलावा प्रीलिम्स में आपसे नॉन नर्सिंग भी पूछा जाता है, यानी सिर्फ ये कि आप बेसिक नर्सिंग सब्जेक्ट्स की कितनी नॉलेज रखते हैं। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है इसमें 1 लाइनर्स, सिंपल सीधे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और शॉर्ट फैक्ट्स यानी फैक्ट बेस्ड, जैसे कोई साइन है, क्यों इंपॉर्टेंट है किसी डिजीज़ में, कौन सा स्कोर यूज़ होता है, फैक्ट वाले एमसीक्यूज आएंगे। और अगर छोटा मोटा 3-4 लाइन का सिनेरियो आ भी गया तो उस सिनेरियो की इंपॉर्टेंस कम रहेगी रेदर देन वहाँ पे क्वेश्चन आपको एक ही लाइन का मिलेगा, यानी कि आपको वहाँ पर इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्पीड की बात करें तो प्री के अंदर स्पीड मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं 90 मिनट्स के अंदर। फिर आती है थिंकिंग की बात, यानी कि आपके ब्रेन को, दिमाग को किस लेवल पे एग्जामिनर या एम्स जज करना चाहता है। तो जब प्री की बात करेंगे तो रिकॉल कितना कर पा रहे हो, कितना याद है तुम्हें, कितना तुमने रिविजन किया था वो आज भी तुम रिकॉल कर पा रहे हो, तुम्हारी मेमोरी किस तरीके की है। लेकिन मेंस में इसका जस्ट उल्टा होता है, वहाँ आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी को चेक किया जाता है। देन आता है कि डिफ़िकल्टी किस तरीके की रहेगी। तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम रहता है वो हमारा मॉडरेट टू टफ लेवल का रहेगा। मॉडरेट उन बच्चों के लिए जिनको बेसिक नर्सिंग की नॉलेज अच्छी है, तो उन्हें पेपर टफ नहीं लगेगा। देन आता है क्यों करवाया जाता है प्रीलिम्स, क्या ज़रूरत थी। पहले एक ही नॉर्सेट का एग्जाम होता था, उसी से सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन अब क्यों 2 लेवल हमारे शुरू किए गए। तो प्रीलिम्स इसलिए शुरू किया गया कि कैंडिडेट्स को फिल्टर कर दिया जाए। वो स्टूडेंट्स जो मेंस तक जाने के लिए अभी रेडी नहीं हैं, जो नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए बिल्कुल भी अभी रेडी नहीं हैं, उनको प्री से ही बाहर कर दिया जाता है, यानी सिर्फ एक क्वालिफाइंग कैटेगरी यानी एक सर्टेन मार्क्स से ऊपर जब आप ऑब्टेन करोगे तो ही आप मेंस के लिए एलिजिबल रहोगे। फिर आता है दूसरा पोर्शन हमारा नॉर्सेट मेंस। अब यहाँ पर आपको कंटेंट की डेप्थ भी अच्छे से आनी चाहिए और उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है। अगर तुम बेसिक मतलब अभी तक समझ पा रहे हो तो प्री का मतलब है तुम्हारे पास कितनी नॉलेज है, और मेंस क्वालिफाई करने का मतलब है क्या उस इकट्ठी करी नॉलेज को तुम पेशेंट सिनेरियो में अप्लाई कर सकते हो। ये आपका मेंस में चेक किया जाएगा। यहाँ आपसे क्लिनिकल सिनेरियो पूछे जा सकते हैं, पेशेंट बेस्ड सिनेरियो, कोई सिनेरियो दे दिया, कैसे मैनेज करोगे इस पेशेंट को, क्या नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा, इस तरीके से। देन आता है स्पीड।
मॉडरेट टू हाई रख सकते हो स्पीड को, क्योंकि यहाँ पे आपको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दी जा रही है, बट वो इसलिए दी जा रही है क्योंकि यहाँ सिनेरियोज हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, तो पढ़ने का टाइम आपको अच्छे से मिल जाएगा, तो अच्छे से पढ़ के आपको आंसर करना है। देन है कि हम मेंस के अंदर एग्जामिनर क्या चेक करेगा, तो वहाँ वो आपका जजमेंट चेक करता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है। जस्ट इमेजिन करो कि आप सच में ही वार्ड में हो और वो पेशेंट आपके सामने है, तो अगर इन सारे सिम्टम्स के साथ वो आपके पास आएगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यही आपकी जजमेंट, यही डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी एग्जामिनर वहाँ पे जज करता है। देन आता है डिफ़िकल्टी प्री से मेंस के अंदर थोड़ा सा टफ रहेगा पेपर, बच्चों को टफ लगता भी है क्योंकि इतने सारे सिनेरियोज हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या करना है, तो डिफ़िकल्टी हाई रहती है। एंड इसका पर्पस है बिल्कुल सिंपल, फाइनल हमारे एम्स के लिए नर्सिंग ऑफिसर्स को सेलेक्ट करना। और अगर इसे एक लाइन में समराइज करें कि दोनों के बीच में बेसिक क्या डिफरेंस है, तो इतना भी मुश्किल नहीं है। प्री का मेन पर्पस होता है ये चेक करना कि आप अभी तक नर्सिंग के फील्ड में कितना पढ़ चुके हो, और मेंस का मेन पर्पस होता है ये चेक करना कि वो जो तुम्हारी पढ़ी हुई नॉलेज है उसको तुम हॉस्पिटल में कैसे अप्लाई करोगे, वहाँ कैसे यूज़ करोगे। नर्सिंग के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे देखने चलोगे तो तुम 20 सब्जेक्ट्स ढूंढ लोगे, लेकिन नॉर्सेट के पर्सपेक्टिव या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो 10 से 12 सब्जेक्ट्स हैं नर्सिंग के जो मेनली हर एक एग्जाम में आते ही आते हैं। और फिर बचता है हमारा नॉन नर्सिंग, 3 से 4 सब्जेक्ट्स वहाँ भी रहते हैं, जैसे आपका इंग्लिश हो गया, लैंग्वेज वहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है, कंप्यूटर हो गया, उसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग, ये चीज़ें वहाँ पूछी जाएंगी। लेकिन क्या इन सब के सब 10 से 20 सब्जेक्ट्स को पढ़ना ज़रूरी है, या फिर हम स्मार्टली ये डिसाइड कर सकते हैं कौन से हाई यील्डिंग या हाई वेटेज सब्जेक्ट्स हैं जिन पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। अब इस चीज़ को ध्यान रखना, हाई वेटेज का मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें बोला MSN से बहुत क्वेश्चन आते हैं तो तुम सिर्फ MSN ही पढ़ोगे और बाकी छोड़ दोगे, नहीं। ऐसे तो जब आपको बेस बनाना है तो एनाटॉमी फिजियो से भी आपको शुरू करना पड़ेगा, लेकिन हाई वेटेज सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जब आप फाइनली रिवाइज करने बैठे हो अपने नोट्स को, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठे हो, तो वो कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जहां से अपने को सब्जेक्ट टेस्ट लगाने हैं या जहां से हम उम्मीद कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा पेपर बनेगा। लेकिन अब सवाल आता है कि वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन नॉर्सेट या एग्जामिनर या एम्स आपसे पूछना पसंद करता है, और वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो अगर आप अच्छे से कवर कर लोगे तो फिर नॉर्सेट की नैया पार कर सकते हो। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है इन बिग 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर, जो कि हमारे रहने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ऑप्स एंड गायनी, एंड उसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अब ऐसा नहीं है कि पीडिया इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, रिसर्च इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और जब बेस से पढ़ना शुरू करोगे तो सारे सब्जेक्ट्स का थ्योरी आपको कवर करना है, लेकिन वीडियो का पर्पस है आपको ये बताना कि किस चीज़ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अब अगर हम पिछले पैटर्न को देखें तो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में से आपको 15 से 20 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा FON, OBG और CHN, इसमें से भी टोटल 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं जो एग्जैक्टली पूरे सब्जेक्ट से उठकर आते हैं। तो इसका मतलब देखा जाए तो मेजर चंक जो है एग्जाम का वो इन्हीं 4 में से आता है। बाकी सब मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गया या पीडिया हो गया, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं बट उनका नंबर कम रहता है, 4 से 5 क्वेश्चंस आ गए, रिसर्च मैनेजमेंट के 1 से 2 क्वेश्चंस आ गए। तो इसीलिए अपने को पहले उन पर फोकस करना है जहां से हमारा एग्जाम बन के आ रहा है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर इसे कह दिया जाए कि ये किंग है नॉर्सेट का, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपको इसके देखने को मिल जाएंगे। और क्वेश्चन आते कहाँ से हैं? सिंपल आपके सिस्टम से, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से पूरा चंक आता है, न्यूरो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऑर्थो से क्वेश्चंस आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, GI सिस्टम, रीनल सिस्टम, सारे ही सिस्टम्स ऐसे हैं जो आपको कवर करके आने हैं जिसमें से पूछा जाएगा। उसके अलावा कुछ न्यूली एडेड स्पेशलिटी है, जैसे हो गया हमारा क्रिटिकल केयर या फिर ICU के अंदर आप पेशेंट की कैसे केयर करेंगे, इमरजेंसी के कौन से सिस्टम्स हैं जिनको आप कंट्रोल करेंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल है उसमें आप क्या क्या चीज़ें करेंगे। तो बहुत सारा चंक है आपके पास सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में कवर करने का। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने MSN और FON बहुत अच्छे से कर लिया है, ये 2 अच्छे से कर लिए हैं, तो बहुत अच्छा चांस है आपका बहुत अच्छी रैंक लाने का। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है। अब तुम्हें ये अच्छे से पता है कि जब आप फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम में नर्सिंग में एंटर करते हो तो सबसे पहले नर्सिंग के इस सब्जेक्ट से आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि ये नर्सिंग का बेस है। और यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन तक बहुत ईजिली आएंगे, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है
तो आप अच्छे से करके आओगे। एक्यूरेसी बहुत अच्छे रहने के चांसेस हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके प्रोसीजर से, इंट्रा प्रोसीजर क्या केयर रहेगी, पोस्ट प्रोसीजर क्या केयर रहेगी, इक्विपमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, नर्सिंग केयर से, डायग्नोस्टिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की अच्छे से पढ़ लो और उसे रिलेट कर लो एमएसएन के साथ, तो बहुत अच्छा स्कोर करने के चांसेस। और फिर है नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा ओप्स एंड गायनी। पहले ऐसा था कि बच्चे ओबीजी को सोचते थे कि कम क्वेश्चंस आते हैं, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप पिछला ट्रेंड देखोगे तो डे बाय डे ओबीजी का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ते जा रहे हैं। क्या पता नॉर्सेट 10 के अंदर इसमें और ज़्यादा क्वेश्चन का नंबर इंक्रीज हो जाए। यहाँ पर मेन लेबर का प्रोसेस क्या रहता है, पोस्टपार्टम केयर क्या रहती है, उसके अलावा कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, एंड यहाँ से IBQs आने के चांसेस अब बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कौन से मेन्यूअर्स हैं जो ओबीजी में आप पढ़ते हो, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ओबीजी में आप पढ़ते हो, उसके चांसेस पेपर में आने के बहुत ज़्यादा हैं। तो इस सब्जेक्ट को आपको बहुत ध्यान से बेस से पढ़ना शुरू करना है और फिर एडवांस तक जाना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अब बहुत सारे बच्चे इस सब्जेक्ट से डर जाते हैं और सोचते हैं कि इसको तो सबसे एंड में उठाऊंगा, लेकिन बेटा यही तुम गलती कर रही हो। नॉर्सेट प्री के लिए आप CHN को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आओ, क्योंकि यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपसे एपिडेमियोलॉजी से पूछे जा रहे हो, चाहे वो आपसे बाकी चीज़ें प्रिवेंशन से पूछे जा रहे हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चाहे आपको एग्जैक्ट डेट ना याद हो, लेकिन आपको प्रोग्राम्स के बारे में पता होना चाहिए। एंड जितनी भी रीसेंट अपडेट्स आती हैं, चाहे वो WHO ने कोई अपडेट दे दी, TB की ड्रग चेंज हो गई, जितनी भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो भी आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ही आता है। और सबसे ज़्यादा चांसेस हैं अपडेट्स का प्री में पूछे जाने का। तो अभी ये जो 4 सब्जेक्ट्स मैंने तुम्हें बताए हैं, इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि अगर आप इनको अच्छे से कवर कर लेते हो तो आधे से ज़्यादा दुख तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये चारों के चारों आपके प्री और मेंस दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब बात आती है कि हमारे पास बाकी सब्जेक्ट्स भी बच जाते हैं, उसको कैसे कवर करना है। अब इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स बच गए हैं, जिसमें से कुछ बहुत ज़रूरी भी हैं। जैसे मेंटल हेल्थ नर्सिंग में से अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, पीडियाट्रिक्स का भी अच्छा पार्ट रहता है। उसके अलावा रिसर्च एंड मैनेजमेंट, नॉर्सेट में बेशक से 1-2 क्वेश्चंस आए, लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन का या MSc का एग्जाम अटेम्प्ट करने जाओगे तो रिसर्च के आपको 10 से 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा न्यूट्रिशन, बायोकेम, माइक्रोपैथो, ये सब के सब, एंड एनाटमी फिजियो, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके एक्चुअली आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में ऑलरेडी मोस्ट ऑफ कवर कर चुके होते हो। तो अलग से अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है तो इसे आप नहीं भी कवर करेंगे और मेड सर्ज अच्छे से कवर कर लोगे तो चांसेस हैं कि 2 में से 1 क्वेश्चन आप सही करके आ जाएंगे। यानी हमें यहाँ पर ये फोकस करना है कि कम से कम टाइम के अंदर हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। और इसके अलावा हम नॉन नर्सिंग को कैसे भूल सकते हैं, वो भी प्री क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी है। तो इतना सब एक साथ कैसे मैनेज करना है, चाहे वो आपके बिग 4 हो या बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए आपको ज़रूरी है एक प्रॉपर स्केड्यूल या फिर टाइम टेबल बनाना। तो अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलें कि अगर हम 1 वीक के लिए इस स्केड्यूल को फॉलो करते हैं तो पर डे हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला हमने यहाँ पे स्लॉट बना दिया है 4 घंटे का, जिसमें हमने स्टार्ट किया है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के साथ। यानी कि यहाँ एक वर्ड डाल के चलते हैं कि हमने यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट को कवर किया है। इसके बाद आपके पास 2 घंटे का टाइम बचेगा 11 से 1 बजे तक, जिसमें आप रेस्ट कर सकते हो, खाना खा सकते हो, या फिर आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगा सकते हो और रिकॉल कर सकते हो, है ना, जो आपने सुबह पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टाइम आता है, 2 घंटे का टाइम बचता है 1 से 3 बजे। अब यहाँ हमने पीडिया डाल दिया, या तो आप बोर भी नहीं होगे और साथ में माइनर सब्जेक्ट्स भी कवर होते हुए चलेंगे। तो यहाँ अगर मैं लिखूँ कि मैंने माइनर कवर कर लिया, मेजर माइनर दोनों हो गए, तो आपने जितना भी अब तक पढ़ा है 1 घंटे में आप उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगा सकते हो, कुछ गलत हो रहा है उसे रिकॉल कर सकते हो और रेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट फिर से हमारे पास एक मेजर पोर्शन बच जाता है 3 घंटे का, 4 बजे से 7 बजे तक, जिसमें मैंने लिखा है कि आप MSN कर सकते हो या FON कर सकते हो। नॉट नेसेसरी मैंने बोला है तो MSN ही करना है, आपकी मर्जी है। आप सोच रहे हो बड़ा सिस्टम सुबह शुरू किया था कार्डियोवैस्कुलर, उसी को पूरा कर लेता हूँ आगे, तो CVS कर लो। ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं मुझे चेंज की ज़रूरत है, बोर हो गया सुबह पढ़ के, तो FON पे शिफ्ट कर सकते हो। यानी यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, एक मेजर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिर से सेम साइकिल फॉलो करो, रिकॉल करो, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाओ, एंड ये 2 घंटे फिर से आपने वहाँ डेडिकेट कर दिए। इसके बाद भी हमारे पास रात को 3 घंटे का टाइम बच जाता है, जिसमें आप एक और मेजर सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है OBG को, और OBG आज पढ़ने का मन नहीं है, पूरे दिन से बहुत थक गया, तो नॉन नर्सिंग
कुछ नया पढ़ लो। उसके अलावा और भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो डेली टेस्ट लगा सकते हो, या फिर कोई माइनर सब्जेक्ट ले सकते हो, या MSN या FON कोई कंटिन्यू कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए इसलिए बनाया है कि आपको ये ध्यान देना है कि आपने मेजर सब्जेक्ट्स को माइनर से ज़्यादा टाइम दिया है, आपने साथ में ही थ्योरी की है और साथ में ही क्वेश्चंस किए हैं। पूरे दिन में आप इस तरीके से शेड्यूल करके अपने बिग 4 मेजर सब्जेक्ट्स और साथ में जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत आसानी से कवर कर सकते हो। अब जब प्रिपरेशन करनी शुरू कर ही दी है और सोच लिया है कि नर्सिंग ऑफिसर बनना ही है, तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे प्री क्वालिफाई करना है और फिर मैं मेंस के बारे में सोच लूँगा, नहीं। प्री क्वालिफाई होते ही जब ये पता चल गया कि हाँ अब आप मेंस के लिए एलिजिबल हो, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, 7 से 10 दिन का ही टाइम मिलता है। इतने कम टाइम में आप मेंस के लेवल का प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। तो जब आप अभी बेसिक प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो मेंस के लेवल पर ही पढ़ना है। दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो, अपने फैक्ट्स भी और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग भी। जब भी कोई भी स्टूडेंट प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है तो उसे अपने बारे में बेस पता होना चाहिए। यू शुड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, आप कहाँ स्टैंड करते हो। हमारे पास 2 तरीके के बच्चे मिलेंगे। एक वो बच्चे जिसको अपनी थ्योरी भी करनी है, साथ में उसको अभी MCQ की भी करने हैं, यानी कि उसका अभी बेस बना ही नहीं है, उसे वो बनाना है। और दूसरे हमारे वो बच्चे हैं जो थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं और सिर्फ अब उन्हें 2 ही चीज़ों पर फोकस करना है, सिर्फ रिवीजन और टेस्ट लगाने हैं। ये दोनों ही बच्चों के पास एक ऐसा लेजिट रिसोर्स होना चाहिए जो नॉर्सेट के लेवल का प्रिपेयर कराए, जो उनको वो नॉलेज और वो स्किल्स प्रोवाइड करे जो कि एग्जामिनर या एम्स आपसे नॉर्सेट में चेक करना चाहता है। और अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से प्रिपेयर करूँ, नॉर्सेट 10 भी सर पर है और भी बहुत सारे एग्जाम सर पर हैं और रिसोर्स ही सेलेक्ट नहीं किया है, समझ नहीं आ रहा है, तो फिर आपके लिए सबसे बेस्ट है NPrep का गोल्ड बैच। इसमें आप अपनी थ्योरी भी कवर कर लेंगे, इसमें आपको रैपिड रिवीजन के वीडियोस भी मिल जाएंगे जिसमें आप 100 आवर्स में सब कुछ कवर कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको यहाँ पे सारे के सारे टेस्ट एंड क्यू बैंक भी मिलेगा, यानी आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी हो जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी लग जाएगा, डेली टेस्ट, PYQs, एवरीथिंग यू विल गेट ऑन अ सिंगल पेज। चाहे आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, चाहे आपको बेसिक थ्योरी पढ़नी है, एडवांस क्लिनिकल वीडियोज देखनी है, रेशनल्स बहुत अच्छे चाहिए, या फिर नॉर्सेट नहीं कोई और एग्जाम टारगेट करना है, चाहे आपका टारगेट कुछ भी हो, चाहे पर्पस कुछ भी हो, NPrep गोल्ड बैच आपके लिए पूरा का पूरा सफिशिएंट है किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो NPrep ऐप डाउनलोड करो और जल्दी से पढ़ना शुरू कर दो, गोल्ड बैच में एनरोल करो और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। और हाँ, डेली टेस्ट फ्री है, तो आज ही जाओ, अटेम्प्ट करो और एनालाइज करो कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। तो आपकी प्रिपरेशन और जर्नी के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।